बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक फैक्ट चेक वीलॉग है क्योंकि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये एक बहुत बड़ा ओहदा है। पाकिस्तान का जो सबसे तगड़ा और बड़ा इदारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा बजट है वो पाकिस्तान का दिफाई इदारा है, पाकिस्तान की फ़ौज और उसके ताल्लुकात आमा के जो सरबराह है DGISPR, उनकी जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो उसके फैक्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए और बड़ी क्लैरिटी के साथ बात होनी चाहिए। मैं अगर हुकूमत के तनाजुर में और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर में बात करूं तो वक्त बहुत बदल गया है। बयानिया जो है ना वो अब हकायक के ऊपर बनाया जाता है। माजी में आप कोई भी एक झूठ बोल देते थे और वो पकड़ा नहीं जाता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा टाइम बदल गया है, वक्त बदल गया है। आज से 15-20 साल पहले तक आप ये कह देते थे कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसको चेक नहीं किया जा सकता था क्योंकि फैक्ट चेक का कोई निजाम नहीं था। अब झूठ पर बना हुआ जो बयानिया है वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता, उसके ऊपर मीम्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसका मजाक उड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया की एक बड़ी वसी आर्काइव है। आर्काइव कहते हैं रिकॉर्ड जो आपके पास महफूज हो जाता है। यानी आपकी एक आर्काइव है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आपका रिकॉर्ड है, जो पुराना है वो महफूज हो गया है। तो इसका पूरा एक सिस्टम है सोशल मीडिया में, और जो लोग इसको जानते हैं, जो फैक्ट चेक कर सकते हैं, वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उन्हें थोड़ी सी महारत चाहिए, वो सारी चीजें निकालकर सामने ले आते हैं। अब अगर आप गुज़िश्ता एक महीने की सिर्फ कारकर्दगी देखें पाकिस्तान के निज़ाम की या पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों की, तो सिर्फ आप ये देखें कि झूठ पर बने हुए जो बयानिए थे उनमें से कितने बयानिए बलडोज हो गए। मैं सिर्फ 10-15 की आपको मिसाल दे देता हूं। यानी पहला बयानिया ये था कि गोली नहीं चली, फैक्ट चेक, फौरी तौर पर लोगों ने निकाल के वीडियो लगा दी, जनाब ये गोली चल रही है, गोलियों की आवाजें आ रही हैं, धड़ाधड़ आवाजें आ रही हैं। फिर ये टॉप ट्रेंड किया, गोली क्यों चलाई। दूसरा, रेंजर्स एहलकारों को तहरीके इंसाफ ने शहीद किया। वो लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद जरूर हुए हैं, ड्यूटी पे आए हुए थे, वो शहीद हुए, लेकिन वो जिस शख्स ने उनको गाड़ी के नीचे दिया वो फौरी तौर पे फैक्ट चेक हो गया और सारे हकायक सामने आ गए। नंबर 3, कोई शख्स डी चौक में गोली लगने से जख्मी या जाँ बहक नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा लोगों ने बाकायदा दिखाए एक्सरे और एक एक बंदे ने, जितने जख्मी थे उनके इंटरव्यूज आए, जो लोग शहीद हुए उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो आए, फिर जिन लोगों को गोलियां लगी उनकी जो वीडियोस बनी वो भी आ गई। ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ गया, फैक्ट चेक हो गया। नंबर 4, अस्पताल में बुलेट इंजरी वाले नहीं आए, अस्पताल के डॉक्टरों ने खुद फैक्ट्स बता दिए आलमी मीडिया को और वो सारी दुनिया के सामने आ गए। चौथा, झूठ पकड़ा गया। पांचवां, झूठ पे लगा हुआ बयानिया बनाया कि एक भी लाश दिखा दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक 13 लाशें दफनाई है और 13 की वीडियोस मौजूद हैं, जबकि जो लापता है उनके बारे में अभी पता ही नहीं है किसी को कि वो कहां है, जिंदा है या नहीं है। छठा झूठ, पश्तूनों को इस्लामाबाद में निशाना नहीं बनाया गया। उसके बाद जो पश्तूनों ने इंटरव्यूज दिए और उन्होंने बताया कि जनाब मुझे उठाकर ले गए, कोई बंदा बता रहा है मुझे उठाकर ले गए। इवन जो हुकूमत के अपने हमायती हैं उन्होंने कहा जी हमारे घरों में काम करने वाले हमारे साथ जो हमारे कुलीग्स हैं पश्तून, उनको पुलिस उठाकर लेकर जा रही है। सातवां बयानिया जो झूठा बनाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेज मुसल्ला नहीं थी। फिर ये तो BBC ने और अल जजीरा ने दिखा दिया। अब ये बयानिया जो है ये बात अभी DGISPR ने भी की कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुसल्ला नहीं थी। अब उस वक्त से लेकर अब तक फैक्ट चेक हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, धड़ाधड़ जो है वो वीडियोज और तस्वीरें लगाई जा रही हैं जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज के पास 24, 25, 26 तारीख को हथियार मौजूद थे और वो हथियार चला भी रहे हैं। आठवां, रिचर्ड ग्रेनल का अकाउंट जाली है। यह भी एक जनाब झूठ कर दिया गया और यह क्लेम किया गया, लेकिन वो मेरे ख्याल में 4 घंटे नहीं चला झूठ और वो फौरी तौर पे साबित हो गया। नौवां, साजिद तारड़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर है। ये झूठ भी पिछले 1 महीने के अंदर जो है वो फारिग हो गया। 10वां, महंगाई कम हो रही है जनाब, लेकिन हुकूमती वुज़रा और उनके आदादो शुमार जो सरकारी है वो खुद बता रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है। इवन गैस के हवाले से मुसद्दिक मलिक साहब ने एतराफ किया कि 850% बढ़ गई है, मजीद बढ़ने जा रही है इमरान खान साहब के जाने से लेकर अब तक। मरियम नवाज जनाब सरकारी दौरे पर बहैसियत वजीर आला चाइना गई, ये एक झूठ बोला गया पिछले 1 महीने में। फिर पता चला जी वो तो पॉलिटिकल पार्टी को दावत दी हुई थी और ये एयरफोर्स का तैयारा लेकर वहां पे पहुंच गई और कहा जी फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। वो मोहम्मद अली मैक साहब ने सारा कुछ खोल के रख दिया। उन्होंने बताया ये तो सारे बंदे उधर लगे फिरते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे भी इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर 12वां जो झूठ इसी 1 महीने के अंदर, बहुत यानी 1 महीने में दर्जनों झूठ पकड़े गए। 12वां झूठ यह था कि रिचर्ड ग्रेनल और गोल्ड स्मिथ खानदान का कोई ताल्लुक है और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, उसको सरनगू करने की कोशिश हो रही। फिर ट्विटर डिलीट करके नंगे पांव भागे हैं बेचारे, यह भी झूठ पकड़ा गया। फिर पाकिस्तानियों से ट्रंप की टीम पैसे खा रही है,
ये झूठ बोल दिया। अब इसके ऊपर वहां अमेरिका में केस भी होने जा रहा है, अब इसके ऊपर से भी भागेंगे थोड़े दिनों में, ये भी फैक्ट चेक हो गया। अच्छा जी, 14वां, इमरान खान दहशतगर्दों को पाकिस्तान लेकर आया 2022 में। इसके ऊपर तो मैं तफसीली बात आगे करता हूं ना। ये DGISPR ने और मौजूदा हुकूमत ने बार बार ये इल्जाम लगाया, गोली मुजाहिरीन ने चलाई, एक ये नया बयानिया भी आ गया और ये DGISPR ने कहा। इसका फैक्ट चेक कल से लेकर अब तक हो रहा है और लगातार पाकिस्तानी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि गोली किसने चलाई। ये वाला एलिगेशन तो हुकूमत ने नहीं लगाया था, ये जो DGISPR साहब ने लगा दिया कि गोली जो है वो जनाब मुजाहिरीन ने खुद ही चलाई, अपने बंदे मारे हैं। और जो जख्मी हुए हैं वो बता रहे हैं जनाब हमें तो रेंजर्स ने गोलियां मारी है, या हमें जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां मारी हैं। और 16वां झूठ जो हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालकर सुने तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सियासत के ऊपर ही था। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उन्होंने चंगा भला लताड़ा है। ऐसा लग रहा था कि इरफान सिद्दीकी साहब या परवेज रशीद साहब की लिखी हुई चीजें या PMLN ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, जैसे अता तारड़ या वो मरियम औरंगजेब टाइप इस किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ चीजें लगी, जैसे सियासी दहशतगर्दी, दोगलापन, फितना, मुसल्ला जत्थे, ये अल्फाज PMLN की इख्तरा है और वो इनको इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए ये होता कैसे है। देखें, मामला ये है कि रवायती मीडिया जब तक था ना तब तक ये चीजें दब जाती थी, ये बयानिए बन जाते थे, चल जाते थे। अब दौर है जनाब सोशल मीडिया का, और हो ये रहा है कि ये सारे झूठे बयानिए 1 से 2 घंटे तक भी नहीं चल सके, ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं, बल्कि नौजवानों ने सबूतों के साथ इनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ये सब पाकिस्तान के रवायती मीडिया पर नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हुआ। और इसीलिए पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे सबको गुस्सा रहता है और उसको डिजिटल दहशतगर्दी करार दिया जाता है। अब 3 चीजें ऐसी हैं जिनके फैक्ट चेक बहुत जरूरी है और वो हो चुके हैं अब तक। 24 घंटे भी नहीं गुजरे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। नंबर 1, उन्होंने जिस बात पर DGISPR ने इमरान खान को दोगला करार दिया कि वो जबरदस्ती 2022 में तालिबान को वापस पाकिस्तान लेकर आए, और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जनरल साहब ने, उन्होंने कहा कि किसकी जिद थी कि पाकिस्तान बातचीत से इनको पाकिस्तान में सेटल किया जाए, इस जिद की कीमत पाकिस्तान और KPK चुका रहा है। जनाब ये स्टेटमेंट है DGISPR का। अब इसके ऊपर जो फैक्ट चेक आए हैं, इनमें मुराद सईद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, वो इसलिए कि मुराद सईद ने सबसे पहले रोला डाल दिया था, और इसके ऊपर जो हुकूमत है उनकी गवाहियां भी सामने आ गई है। पहले मेरे ख्याल में मुराद सईद वाला स्टेटमेंट बताता हूं। DGISPR साहब का दहशतगर्दी के हवाले से हालिया बयान ना सिर्फ हकायक के बरक्स है बल्कि गुमराहकुन है। इमरान खान और उनकी काबीना ने कभी भी अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वापसी और आबादकारी के हवाले से पॉलिसी की मंजूरी नहीं दी। अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला से कबल 1 जुलाई 2021 को अस्करी क़यादत ने पार्लिमान को 3 नुकात पर ब्रीफिंग दी थी। 1 जुलाई 2021 को ये अमेरिका वहां से इनखला अपना मुकम्मल कर रहा था, इस दौरान में तो 3 नुकात के ऊपर ब्रीफिंग दी थी अस्करी क़यादत ने। वो कौन थे उस वक्त? जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद और दीगर, जिनमें से एक नुकता अमरीकी इनखला के पाकिस्तान के अमन अमान पर असरात, दीगर नुकात जो थे वो रीजन में ताकत के तवाजुन और आलमी सतह पर पावर गेम के हवाले से थे। इसके बाद अक्टूबर 2021 में DGISI की तैनाती के अगले दिन अस्करी क़यादत एक 5 नुकाती प्लान मंजूर करने के लिए वजीर आजम के पास लेकर आई, जिसकी फौरी मंजूरी पर उन्होंने जोर दिया। जो उन्वान मुज़ाकरात का तरीक़ाकार था कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएं, मगर नकात तालिबान की वापसी के थे, तालिबान को जो है वो वापस लेकर आना है। मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन जो ज़मीनी हकायक से आगाही रखते थे, उन्होंने अस्करी क़यादत के पेश करदा मनसूबे पर एतराज़ात उठाए, जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया, बल्कि भरपूर कोशिश की गई कि बिना मीन मेख के इनके प्लान की मंजूरी दी जाए। ताहम वजीर आजम इमरान खान ने ऐसे किसी भी प्लान की मंजूरी देने से एहतराज किया। इमरान खान साहब ने ऐसे किसी मंसूबे की मंजूरी नहीं दी जिसमें बेशबहा कुर्बानियों के बाद हासिल करदा अमन की बर्बादी का इम्कान हो। इस मीटिंग में मौजूद तमाम वज़रा गवाही देंगे कि मेरी बातें उस वक्त अस्करी क़यादत को जितनी भी नागवार गुजरी, मगर जो सवालात मैंने उठाए और जिन खदशात का इजहार किया, वो मेरे तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। रजीम चेंज के बाद जून 2022 में PDM हुकूमत उन्होंने मंजूरी दी, यानी अब जो TTP की वापसी की मंजूरी है वो जून 2022 में हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई है अप्रैल 10
2022 में मई और जून इमरान खान की हुकूमत गिरने के 2 महीने के बाद जो हुकूमत पीडीएम की बनाई गई, वो हुकूमत जनरल बाजवा थे उस वक्त आर्मी चीफ, और डीजीआईएसआई थे नदीम अंजुम। इन दोनों की जो है वो मौजूदगी में फिर हुकूमत ने मंजूरी दी कि जनाब तालिबान को वापस लाया जाए, टीटीपी को। और इसके बाद पहला वफद अफगानिस्तान गया, जिससे सबको लाइलम रखा गया। तब जब दहशतगर्दी की वापसी के मुतालिक मैंने बहुत एहतियात से सवालात उठाए। अच्छा, ये वो वक्त है जब मुराद सईद से मेरी भी बात हुई थी। मैंने पूछा था कि प्रॉब्लम है क्या, आप इतना ज्यादा क्यों इसको मामले को उठा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरे इलाके के अंदर दहशतगर्द वापस आ रहे हैं और वो मुसल्ला है। मैंने कहा जी ये तो लोगों को वापस तो आना है, सेटल तो होना है। और इमरान खान साहब माजी में ये कहते रहे हैं कि, तो उन्होंने कहा जी हमारे जो था वो एक मैकेनिज्म बनाना था इसके ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग हथियारों के साथ वापस आए, और जो किसी ने वापस आना है उसका आने का कोई तरीका होता है। और ये हमें लाइलम रखा जा रहा है, और ये मुसल्ला लोग हैं जो वापस आ रहे हैं, और इनके वापस होने से नुकसान होना शुरू हो गया है। और कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। उन दिनों में जो है वो टारगेट किलिंग शुरू हो गई थी, कुछ दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे थे, और लोगों से भत्ता भी मांगा जा रहा था। तो ये सारे हकायक मुझे मुराद सईद ने उस वक्त बताए थे। उसके बाद मुराद सईद ने एक बहुत बड़ी कंपेन चलाई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ दीर के इलाकों में, स्वात के इलाकों में, मालाकंड के डिफरेंट एरियाज में और डिफरेंट पाकिस्तान के इलाकों में बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए थे, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के और आम शहरियों ने हिस्सा लिया था। और उसके बाद इतना मजबूर किया आम शहरियों ने कि जो मुसल्ला लोग अफगानिस्तान से आए थे उनको घेरा डाला हुआ था पहाड़ों के नीचे से। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, महमूद खान की हुकूमत थी, और वो फिर वापस बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान गए थे। और ये काम करने में मुराद सईद का एक बहुत बड़ा हाथ था, जिसके बाद मुराद सईद को बहुत धमकियां दी गई दोनों जानिब से, यानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी उनके बकौल, और उन्होंने कहा मुझे धमकियां पहुंचाई गई हैं, और दूसरी जानिब उन्हें तालिबान टीटीपी की जानिब से भी धमकियां दी गई। रियासती इदारों की नीयत भांपते हुए मैंने अपनी कौम से रुजू किया, और तारीख में पहली मरतबा पुरअमन तहरीक के जरिए हमने अपने इलाकों को इन अनासर से खाली कराया। मुझे बताया गया कि यह इनखला आर्जी है और बर्फ पिघलने पर गर्मी तो बढ़ेगी, मगर इससे पहले आपका बंदोबस्त किया जाएगा। अब ये जनाब उन्होंने बताया कि 2022 से 2023 तक मैं तकरीरें करता रहूं, बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में ना ड्रोन हमला हुआ, और ना दहशतगर्द आए, और ना आपकी गलत पॉलिसियों की मंजूरी देकर कौम को नई जंग का ईंधन बनने दिया गया। डीजीआईएसपीआर साहब का दिया गया बयान हकायक से इतना बरक्स है कि मैं हैरान हो गया हूं कि इतनी जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर बैठी हुई इतनी बड़ी शख्सियत इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकती है। ये एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी का बयानिया तो हो सकता है कि अपने सियासी मुखालिफ को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन एक इतने बड़े इदारे का बयानिया कैसे हो सकता है जिनके पास सारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी मौजूद है, उनके पास एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। वो कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये इमरान खान ने किया था? राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट देख लें, ये तो बड़े फेवरेट है। ये राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है जी, 7 जुलाई 2022, जून में मुज़ाकरात होते हैं यानी तालिबान को वापस लाने के हवाले से, और टीटीपी के लिए वफ्द जाता है अफगानिस्तान उसके बाद, और राणा सनाउल्लाह साहब उस वक्त वजीरे दाखिला थे। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. राणा सनाउल्लाह साहब तो ऐलान कर रहे हैं कि हमने इत्तफाक कर लिया, सबने, हम सारे इकट्ठे हो गए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इक्तदार में चूं का मुरब्बा लाया गया था पीडीएम सरकार का, इमरान खान साहब ने बात नहीं मानी, रिजीम चेंज करके ये हुकूमत बनाई गई थी। वो कह रहे हैं हम सारे राजी हो गए कि हम टीटीपी से बातें करेंगे, डायलॉग करेंगे, और पार्लियामेंट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। राणा सनाउल्लाह ने जनाब इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली। ख्वाजा आसिफ ने भी बताया, बाकी सब ने बताया, जनरल बाजवा अश्योर्स टेकिंग पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ऑन टीटीपी टॉक्स, कि जनरल बाजवा ने यकीन दहानी करवाई थी कि जो भी बातचीत होगी टीटीपी के साथ उस पर आपको जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और बहुत बड़ा एतराफ कर दिया, इसको जो है वो सबसे पहले पकड़ा सिद्दीक जान साहब ने। बारीक नुक्ता और बारीक वारदात पकड़ने में सिद्दीक जान का जो किरदार है उसको आप कभी नहीं भूल सकते। ये याद रखिएगा, बहुत सारे बारीक वारदातें वो मुझे भी बताते हैं, खुद भी एक बारीक आदमी है, बड़ा बारीक काम करते हैं, लेकिन उन्होंने, सिद्दीक जान ने ये बारीक एक और चीज पकड़ी है। उन्होंने बताया कि जिस मीटिंग में तालिबान की वापसी के हवाले से ब्रीफिंग और फैसले हुए, इन मीटिंग में इमरान खान मौजूद ही नहीं थे, और ये राणा सनाउल्लाह साहब ने इसका एतराफ किया है। और इसके बाद जनाब उमर अयूब खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने भी बहुत क्लियरली बताया, क्योंकि ये उस वक्त वजीर थे,
इन्होंने बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि टीटीपी को वापस लाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया था। मैकेनिज्म पे काम हो रहा था, इमरान खान की हुकूमत गिर गई और उसके बाद जो हुकूमत आई उजलत के अंदर उसके साथ इन्होंने तय किया और फिर मुसल्लह लोग पाकिस्तान में आए और तब से अब तक दहशतगर्दी बढ़ रही है। यानी किस तरीके से ये अपना डाला हुआ गंद भी इमरान खान के खाते में डाल रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी किसी को भी वो कह देंगे और लोग मान जाएंगे। ये फैक्ट चेक का दौर है। नौजवान 5 मिनट लगाते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं सारी चीज का। अच्छा जी, दूसरी चीज जो डीजीआईएसपीआर ने कही कि गोली मुजाहिरीन ने चलाई, सिक्योरिटी फोर्सेज के पास असला था ही नहीं। अब जनाब मैं अगर आपको दिखाना शुरू कर दूं तो मैं आपको कम से कम भी 2 दर्जन 3 दर्जन वीडियोस अब तक मैं डीजीआईएसपीआर के बयान के बाद से लेकर अब तक देख चुका हूं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि पुलिस और फौज जो है वो वहां पे मौजूद है और दिखाया जा रहा है कि किस तरह फायरिंग की जा रही है। और एक भी वीडियो अभी तक हुकूमत ऐसी प्रोड्यूस नहीं कर सकी जिसमें मुजाहिरीन की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर फायरिंग की जा रही हो, एक भी वीडियो। जबकि बहुत सारी वीडियोस प्रोड्यूस हो चुकी हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है। एक और जनाब फैक्ट चेक आ गया है और यह फैक्ट चेक फैसल अमीन गंडापुर ने दिया है। यानी केपी में गवर्नेंस के मसाइल के हवाले से डीजीआईएसपीआर ने नुक्ता उठाया तो उन्होंने तो पूरा पोस्टमार्टम किया है। फैसल अमीन गंडापुर साहब ने डीजीआईएसपीआर को मुखातिब करते हुए बहुत ही लंबा आर्टिकल लिख दिया है ट्विटर के ऊपर। उन्होंने बताया जी किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में दर्जनों पॉइंट्स हैं उनके पास। तो उन्होंने लिखा जनाब कि एक तो 103 अरब का सरप्लस सिर्फ हमारे सूबे के पास है, आप गवर्नेंस की बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी किस तरीके से हमने अपने फंड्स को खर्च किया तरक्याती मनसूबों के लिए। फिर उन्होंने अपने हेल्थ की पॉलिसी के हवाले से बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि डेवलपमेंट के हवाले से जो उनके कट लगे हैं इसके बावजूद जो उन्होंने काम किया। यानी बहुत लंबे चौड़े उन्होंने वो हकायक बताए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो जो काम किया है। तो यहां पे एक सूबे की हुकूमत के ऊपर डीजीआईएसपीआर को तनकीद करना जो है वो नामुनासिब है वैसे, क्योंकि उनका काम नहीं है ये कि वो गवर्नेंस के मामलात के अंदर दखल दें। वो ये कहते हैं कि गवर्नेंस बुरी है खैबर पख्तूनख्वा की जिसकी वजह से फौज को कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। तो उन्होंने अपनी गवर्नेंस गिनवाई है और आखिर में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है गवर्नेंस गिनवाने के बाद कि इन द एंड आई वुड आस्क देम अ सिंपल क्वेश्चन, कि मैं उनसे फिर एक सादा सवाल करूंगा आखिर में, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन द लैक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर फेवरेट टिकटॉकर सीएम ऑफ पंजाब, कि आप अपनी जो टिकटॉकर वजीर आला पंजाब जो आपकी फेवरेट है उसके बारे में आप कमेंट करेंगे, उसकी कारकर्दगी के बारे में। निस्त मार दिया पकड़ के सूबे का। एजुकेशन की हालत आप देख लें, हेल्थ की हालत आप देख लें, सफाई की हालत आप देख लें, आप पुलिस की हालत देख लें, आप बाकी महकमों की हालत देख लें, किसी जगह टके का काम नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लें पंजाब के अंदर, कोई चीज इनसे कंट्रोल नहीं हुई। स्मोक की हालत आप देख लें, पहले कई सालों से बढ़ती चली जा रही थी, इस साल तो इतनी बढ़ गई कि ये खुद ही पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। तो जनाब यहां पे आखिर में एक बड़ा चुपता हुआ सवाल पूछा, लेकिन जवाब कौन दे इसका। अब नादरीन एक चीज और है, इमरान खान साहब को झुकाने की तमाम तरह कोशिशों के बावजूद जब कोशिशें दम तोड़ गई, पूरा जोर लगाकर देख लिया कि यह आदमी नहीं झुकता और जो भी ऑफर इसको की जाती है थोड़े दिनों के बाद ये पब्लिक कर देता है। आपको पता है इमरान खान साहब ये ऑफरें पब्लिक क्यों कर देते हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूं। इंसान जो है ना वो अपने दावे का या अपनी बात का गुलाम बन जाता है। वो एक कहावत है ना, जो बोल जबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। तो जो मर्द होता है ना वो बात करते हुए बहुत डरता है और बहुत परेशान रहता है। वजह यह है कि मर्द के मुंह से जब बात निकल जाए ना तो वो तीर कमान से निकल जाता है, फिर उसको अपनी बात के ऊपर पहरा देना पड़ जाता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जनरल बाजवा की तरह आज आप कुछ कह रहे हैं कल आप कुछ कह रहे हैं, पॉलिसी आपकी बदलती जा रही है, ऐसा नहीं होता। जो मर्द होता है वो खड़ा हो जाता है, डट जाता है, वो ये कहता है मेरे मुंह से ये बात निकल गई पूरी करूंगा। जैसा कि इमरान खान ने कहा कि भाई मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी सांस खून के आखिरी कतरे तक लड़ के दिखाया उसने आपको। उसने कहा मैं नहीं झुकूंगा, मैं डील नहीं करूंगा, उसने ऐसा करके दिखाया। अब बार बार जो भी डील इमरान खान साहब को दी जाती है वो पब्लिक कर देते हैं। उसका रीजन पता क्या है? ताकि मैं इसको पब्लिक करूं, मेरे पास ये ऑप्शन ही ना रहे। इमरान खान साहब डील के अपने तमाम ऑप्शन खुद ही खत्म कर देते हैं। जब भी उनको कोई डील ऑफर की जाती है उनके साथियों की तरफ से तो उसको खुफिया रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन इमरान खान साहब थोड़े दिनों के अंदर अंदर वो डील पब्लिक कर देते हैं। उसकी वजह यह है ताकि सबको पता चल जाए और ये डील भी मैं करने के काबिल ना रहूं। तो इमरान खान अपने डील के रास्ते खुद बंद करते हैं। तो मर्द की जबान से जो बात निकलती है वो तो फिर पूरी होनी चाहिए। और देखें इसमें मैं आपको बताऊं इंसान का कमाल नहीं होता, ये नीयत की बात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जत रखता है। कोई भी आदमी लोहे का बना हुआ नहीं होता, ना इमरान खान लोहे का बना हुआ है।
कोई भी आदमी जो है वो ये अल्लाह पे तवक्कल और उसकी मेहरबानी होती है। अल्लाह ताला अपनी ये मेहरबानी उन लोगों पर करता है जिनकी नीयत ठीक होती है। बेशुमार लोग जो है वो ताकत के जोर से कैद के अंदर जाके परेशानियां देखते हुए टूट जाते हैं, लेकिन जिनको रब सब्र दे देता है, हिम्मत दे देता है, ये रब की देन है, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है। आदमी बड़ा कमजोर है। मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूं, क्या नहीं मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मेरा मौकिफ मेरे अल्लाह ने नहीं बदलने दिया और इसके अंदर टकेगी मेरी हैसियत नहीं है। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं एक दिन की कैद भी बर्दाश्त कर सकूं। मेरा अल्लाह बड़ा मालिक है, मेहरबान है, वो इतना ताकतवर है कि उसने मुझे बार बार दिखाया कि देख तेरी औकात क्या है, और मुझे मेरी औकात दिखाता था मेरा रब, और फिर वो बताता था कि वो खुद कितना ताकतवर है, मुझ हारे हुए को वो जितवाता था। तो इमरान खान साहब के साथ जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है और उसके पीछे बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं। यानी मैंने इतनी दुआएं अपनी जिंदगी में किसी शख्स के लिए होती हुई नहीं देखी जितनी मैंने इमरान खान साहब के लिए होती हुई देखी है। 2023 में मैं उम्रे पर गया था, रमजानुल मुबारक था। मैं वापस आया तो मैंने इमरान खान साहब को, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका, मैं सोच रहा था कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने इमरान खान साहब को एक फोन किया और फिर मैं उनसे मिला। मैंने इमरान खान साहब को कहा कि आपके जहन में अगर कोई खदशा है या कोई परेशानी है तो उसको झटक दें आप। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी मैंने खाना काबा में और मस्जिद नबवी में जितनी दुआएं आपके लिए होती हुई देखी हैं, मैंने किसी के लिए नहीं होती हुई देखी। लोग अपने से ज्यादा बढ़ के आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने मुझे एक जुमला कहा कि इन दुआओं की वजह से इमरान मैं बार बार बचाऊं, वरना मेरे बचने के इम्कानात नहीं थे जितनी ताकत के साथ मेरे खिलाफ ये निज़ाम आया। बहरहाल मेरे ख्याल में वीलॉग को यहाँ पे रोक लेते हैं। अब मिन्नतें की जा रही हैं इमरान खान साहब की कि सरेंडर कर दो। मिन्नतों पे मामला आ गया, इस पे बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।